नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पूरे चैप्टर को यहां पर कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश को वर्तमान में टोटल 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया। तो टोटल 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया। अब यहाँ पर मैप में आप देखना, सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पर ऊपर ही ऊपर रेड कलर में जो भाग दिखाई दे रहा है वो है आपका मध्य भारत का पठार। ठीक है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के जस्ट नीचे ब्लैक कलर में आपको तीसरे नंबर पर दिखाई देगा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार के जस्ट बगल में देखोगे तो पिंक कलर में आपको मालवा का पठार दिखाई देगा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है। उसके बाद में मालवा के पठार के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी दिखाई देगी। नर्मदा सोन घाटी के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको बघेलखंड का पठार दिखाई देगा और सबसे नीचे लास्ट में सतपुड़ा मेकल श्रेणी आपको दिखाई देगी। तो ये तो मैंने आपको मैप में कौन सा पठार कहाँ पर है ये लोकेशन आपको बता दी। आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन में अपन इनकी एक एक करके सारी विशेषताओं को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो याद रखना है, मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु? समशीतोष्ण जलवायु। अब ये क्वेश्चन जेल प्रेरी 2015 में पूछा गया है, तो इसमें जो ऑप्शन था समशीतोष्ण, इसलिए यहाँ पर अपन ने आंसर भी क्या देखा, समशीतोष्ण। लेकिन बहुत सारी एग्जाम में यहाँ पर ऑप्शन में ये भी देखने को मिला सम जलवायु। ठीक है, तो याद रखना है जो मालवा का पठार है इसमें या तो समशीतोष्ण जलवायु याद रखना या फिर सम जलवायु याद रखना है। एक और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि जब चीन से एक यात्री आया था जिसका नाम था फाइयान, तो जब चीनी यात्री फाइयान मालवा वाले क्षेत्र में आया तो उसने ये बात बताई है कि जो मालवा के पठार की जलवायु है ये पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि चीनी यात्री फाइयान ने किस क्षेत्र की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। तो याद रखना है जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु फाइयान ने बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक तो आपका यहाँ पर 2 पर्वत श्रेणी का नाम आया, एक तो अरावली पर्वत श्रेणी और एक आती है आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी, और इन दोनों के बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो राजस्थान वाला भाग है, इस राजस्थान वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। और जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है विंध्याचल या विंध्य पर्वत श्रेणी। और इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र आपको दिखाई देगा जो कि कौन सा पठार है, तो वो है आपका मालवा का पठार। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में कौन सा पठार स्थित है, तो वो आपका कौन सा है, मालवा का पठार स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। एक बार मैप में देखो, ये तो आपकी यहाँ पर पिंक कलर में दिखाई दे रही है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपकी राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में इस प्रकार से एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसका नाम है आपकी कौन सी, अरावली पर्वत श्रेणी, और इन दोनों के बीच में आपको मालवा का पठार दिखाई दे रहा है, मालवा का पठार। अब इन सारी चीजों को क्लियर करके मैं आपको जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार की विशेषता बताता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर मालवा के पठार को देख लो, लोकेशन कहां पर है मालवा के पठार की। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है दोस्तों कि अगर आपसे पूछे कि मालवा का पठार पूरे मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, तो याद रखना है पूरे मध्य प्रदेश का टोटल 28% जो भाग है वो मालवा का पठार है। फिर आपसे पूछे तो याद रखना है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग कौन सा है, मालवा का पठार है, जो कि आप देख पा रहे हो मैप में इतना बड़ा आपको यहाँ पर मालवा का पठार दिखाई देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखना है जो काली मिट्टी है वो सबसे ज्यादा मालवा के पठार में पाई जाती है। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार में एक चोटी पाई जाती है सिगार की ऊंचाई कितनी है, 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक और यहाँ पर चोटी देखने को मिलेगी आपको जानापाव चोटी भी आपको यहाँ पर देखने
को मिलेगी, और एक और चोटी है जिसका नाम है धजारी। तो अगर आपसे पूछे कि सिगार, जानापाव और धजारी चोटी किसके अंतर्गत आती है, तो ये मालवा के पठार के अंतर्गत आती है। फिर आपसे पूछे कि मालवा के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखना है इंपोर्टेंट जिले बता रहा हूं। एक तो आपको उज्जैन आएगा इसमें, एक देवास आएगा इसमें, एक इंदौर आएगा इसमें। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जिले, एक भोपाल भी मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। तो ये इंपोर्टेंट जिले मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि बुंदेलखंड के पठार के बारे में विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड के पठार के बारे में विचार कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इस पठार का ढाल उत्तर की ओर है। बिल्कुल सही बात है। जो बुंदेलखंड का पठार मैंने आपको बताया था, मध्य भारत पठार के बिल्कुल बगल में आता है बुंदेलखंड का पठार, और इसका ढाल किस ओर है, तो इसका ढाल उत्तर की ओर है। फिर आपसे पूछे कि इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा की। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। याद रखना है, जो बुंदेलखंड का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। और अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो कितनी है, 1172 मीटर सिद्ध बाबा की पठार की चोटी है, ठीक है। अगला, इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, तो बिल्कुल गलत बात है। मैंने अभी आपको बताया कि काली मिट्टी सिर्फ मालवा के पठार में पाई जाती है, मालवा के पठार में। फिर आपसे पूछे कि इस पठार की सबसे प्रमुख नदियां धसान, उर्मिल और केन है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2 और 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे बुंदेलखंड की विशेषता अपन ने एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिए, ठीक है। आगे, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि सिद्ध बाबा की चोटी जिसकी ऊंचाई 1172 है, ये बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला, राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में एक राजपीपला की चोटी आती है। दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जहां भी नाम आए, मतलब एक पूरा पर्वतों की श्रृंखला है, मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत से मिलकर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बनी है। और इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक छोटी सी पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है राजपीपला। तो ये इसके कौन से भाग में स्थित है, तो ये इसके पश्चिमी भाग में स्थित है, पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर आप मैप में देखोगे तो ये नीचे जितना भी आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये नीचे जितना भी आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है, तो याद रखना है ये पूरा आपका क्या है, सतपुड़ा मेघल श्रेणी। और ये पूरे मध्य प्रदेश का कितना है, तो टोटल 11% है, टोटल 11% है। और इसकी जो पूर्वी भाग, इसका पश्चिमी भाग जो है, इस पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं, तो पश्चिमी भाग में आता है आपका राजपीपला की चोटी। राजपीपला की चोटी इसके पश्चिमी भाग में आती है। और याद रखना है, मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़ की चोटी, वो धूपगढ़ की चोटी किसके अंतर्गत आती है, तो वो धूपगढ़ की चोटी भी आपकी सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर है, 1350 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी, ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर की ऊंचाई है, और किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत ये आती है। ये इंपोर्टेंट बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, सतपुड़ा पठार के बारे में विचार कीजिए। अब बात आती है सतपुड़ा पठार के बारे में, तो सतपुड़ा पठार को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो याद रखना है, ये नर्मदा घाटी के दक्षिण के में उसके समांतर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल राइट कथन है, याद रखना है। अगर हम बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या निकल रहा है, तो यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी है, और इसी नर्मदा सोन घाटी के बिल्कुल नीचे इसके समांतर एक पर्वत श्रेणी फैली है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो बिल्कुल सही बात है, ये नर्मदा के बिल्कुल दक्षिण में समांतर फैला हुआ है। अगला, इसका कुल क्षेत्रफल 15% है, तो इसका 15% क्षेत्रफल नहीं है, मैंने अभी आपको बताया इसका क्षेत्रफल 11% है, 11%। अगला, इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदियां प्रवाहित होती है, तो बिल्कुल सही बात है। और इस पठार में छिछली काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखना है कि जो लेटेराइट मिट्टी है, ये लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, एकमात्र सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में। कहाँ पाई जाती है, पूर्वी भाग में तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और जो पश्चिमी भाग है, जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी में, और सतपुड़ा मेकल श्रेणी के भी पूर्वी भाग में पाई जाती है, और पश्चिमी भाग में यहाँ छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 3 और 4 वाले जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला, मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो सरसों की हांडी है, ये सरसों की हांडी किस प्रदेश को कहा जाता है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत वाला पठार है, इस मध्य भारत के पठार को क्या कहा जाता है, तो मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और अगर आपसे पूछे कि सरसों का उत्पादन कौन से जिले में सबसे ज्यादा होता है, तो जिला अगर आपसे पूछे तो मुरैना जिला बताना है, और अगर पठार पूछे या क्षेत्र पूछे तो मध्य भारत का पठार बताना है। अब
यहाँ पर आप देखो मध्य भारत के पठार की लोकेशन, ये पूरा जो आपको रेड कलर में जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, मध्य भारत के पठार है। अब यहाँ पर मध्य भारत के पठार की बातें याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और याद रखना है जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। और सब ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, मध्य भारत के पठार में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन है, ये सबसे ज्यादा जो मृदा का अपरदन है वो कहाँ पर होता है, तो ये सबसे ज्यादा मध्य भारत के पठार में होता है। और कौन सी नदी करती है, तो ये चंबल नदी करती है, चंबल नदी करती है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखना है। और याद रखना है जो बागियों का गढ़ है, ये बागियों का गढ़ भी कौन सा है, तो ये भी मध्य भारत का पठार है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। और सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ पर होता है, तो सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता है। अगला, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्य कगार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है जिसको विंध्य कगार कहा जाता है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का जो रीवा पन्ना वाला क्षेत्र है, इस रीवा पन्ना वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो विंध्य कगार कहा जाता है। ये ब्लैक कलर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको कितने पठार की विशेषता बता दी, मध्य भारत का पठार की विशेषता बता दी, मैंने आपको बुंदेलखंड का पठार कंप्लीट करवा दिया, मालवा के पठार की विशेषता बता दी, रीवा पन्ना के पठार की ऐसी कुछ ज्यादा विशेषता नहीं है। इसमें इतना याद रखना है कि इसको विंध्य कगार प्रदेश कहा जाता है पहला। और इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है रीवा पन्ना के पठार में। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। सतपुड़ा मेकल श्रेणी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया जो सबसे दक्षिण में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है, गोंडवाना चट्टानें पाई जाती है। मतलब उपरोक्त सभी चट्टानें आपके मालवा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें है, इसी धारवाड़ क्रम की चट्टान के अंतर्गत एक छोटी सी चट्टान आती है जिसका नाम है चिल्पी क्रम। और यहाँ से कौन सी खनिज प्राप्त होता है, तो याद रखना है यहाँ पर आपका मैग्नीज खनिज प्राप्त होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखना है जो मैग्नीज है, ये मैग्नीज कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। अब इंपोर्टेंट बात यह है कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जो बालाघाट जिला है, इस बालाघाट जिले में एक खदान है जिसका नाम है भरवेली खदान। तो इसी भरवेली खदान से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि मैग्नीज कौन सी चट्टान से प्राप्त हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टान से। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि मैग्नीज सबसे ज्यादा किस जिले में पाया जाता है, बालाघाट में। और बालाघाट में जो मैग्नीज की खदान है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है भरवेली खदान। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में जो हीरा है वो कहाँ पर पाया जाता है। सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सबसे ज्यादा हीरा प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर जो चट्टाने उनका नाम क्या है, तो यहाँ पर जो कडप्पा क्रम की चट्टाने या जो कडप्पा चट्टाने, इस कडप्पा चट्टान से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, तो कडप्पा की चट्टान से हमें हीरा प्राप्त हो रहा है जो कि पन्ना जिले में पाई जाती है। अगला, कडप्पा चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि कडप्पा चट्टानों की क्या विशेषता है। तो याद रखना है इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल राइट आंसर है कि जो कडप्पा की चट्टानें, इनका नामकरण कैसे हुआ, तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है कुडप्पा, तो इन्हीं के नाम पर इस चट्टानों का नाम कडप्पा रख दिया। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो पहले कौन सी चट्टान बनी, तो धारवाड़ चट्टान बनी। और जब धारवाड़ चट्टान में अपरदन हुआ, क्या हुआ, अपरदन हुआ, मतलब इनमें टूट फूट हुई, तो इनके अपरदन से कौन सी चट्टान बनी, तो इनके अपरदन से कडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ। तो इन कडप्पा जो चट्टान है उनका निर्माण धारवाड़ की चट्टान से हुआ और इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल तीनों जो कथन है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में अगर हम कोयले की बात करें तो ये सोन घाटी क्षेत्र और पेज घाटी क्षेत्र दोनों में आपका कोयला पाया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो सिंगरौली में पाया जाता है, सिंगरौली में पाया जाता है। और कोयले की सबसे मोटी परत, कोयले की सबसे मोटी परत अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ पर है, सिंगरौली में। अगर आपसे पूछे कि जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली के अंतर्गत एक
आता है क्षेत्र जिसका नाम है बेडन। तो इस बेडन को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बनाया, ऊर्जा राजधानी बनाया। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेडन है, जो कि सिंगरौली के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ? तो याद रखना है, ये दक्कन ट्रेप की चट्टानों के अंतर्गत हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि काली मिट्टी का जो निर्माण है कौन सी चट्टान से हुआ? तो दक्कन ट्रेप की चट्टान से हुआ। अब आइए मैं आपको 1 मिनट में काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये है क्या? ये है आपकी, ये क्या है आपकी? तो ये ज्वालामुखी है। ये क्या है? ज्वालामुखी है। मैंने यहाँ पर लिखा ज्वालामुखी। अब आपने देखा होगा कि जब ज्वालामुखी फटती है तो उस ज्वालामुखी में से अंदर से एक लार्वा निकलता है। तो यहाँ पर इसमें से भी क्या निकला? तो इसमें से भी लार्वा निकला, इसमें से भी लार्वा लिखना। अब जब ज्वालामुखी का काम हो गया, ज्वालामुखी फट गई, उसमें से लार्वा बाहर निकल गया, तो लार्वा जो है समय के साथ क्या हुआ? तो लार्वा समय के साथ ठंडा हुआ। और जब लार्वा ठंडा हुआ तो इसने कौन सी चट्टान बनाई? तो इसने बेसाल्ट चट्टान बनाई, बेसाल्ट चट्टान बनाई। और अब समय के साथ बेसाल्ट चट्टान में क्या हुआ? तो बेसाल्ट चट्टान में या तो टूट फूट हुआ या फिर इसका अपरदन हुआ। तो जैसे बेसाल्ट चट्टान में टूट फूट या अपरदन हुआ तो आपकी कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ? काली मिट्टी का निर्माण हुआ मेरे दोस्त, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये इंपोर्टेंट, आपको काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला, भूविज्ञान की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश है वो भूवैज्ञानिक दृष्टि से कौन से भाग का हिस्सा है? तो याद रखना है ये कौन से भाग का हिस्सा है? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दोस्तों अगर हम बात करें तो पहले अगर आप देखोगे तो पृथ्वी पर ये आपकी मान लो पूरा विश्व है। इस पूरे विश्व में पहले क्या हुआ कि जो धरती है वो धरती इस प्रकार से अलग नहीं थी, पूरी धरती इस प्रकार से एक थी। और इस धरती के आसपास क्या हुआ? इसके आसपास पानी था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? तो समय के साथ जैसे अपरदन या फिर जैसी घटनाएं घटी तो ये धरती 2 भागों में बढ़ गई, 2 भागों में बढ़ गई। एक आपका ऊपर का कहलाया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे का कहलाया आपका गोंडवाना लैंड। और इसी गोंडवाना लैंड का जो भाग है वो क्या है? तो इसी गोंडवाना लैंड का भाग आपका क्या है? मध्य प्रदेश है। तो ये मैंने बिल्कुल आपको संक्षिप्त में समझा दिया। आगे चलकर हम पूरी चीजों को जब क्लास में देखेंगे तो पूरी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है? तो याद रखना है जो टर्शरी चट्टाने हैं, ये टर्शरी चट्टान सबसे नवीनतम है क्योंकि इनका सबसे बाद में निर्माण हुआ। तो सबसे बाद में किस चट्टान का निर्माण हुआ? तो सबसे बाद में टर्शरी चट्टान का निर्माण हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले या सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? तो सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन चट्टान है। सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन चट्टान है और सबसे नवीन टर्शरी चट्टान है। अगला, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से उद्गमित होने वाले उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का जो मालवा है, जो मध्य प्रदेश में अपन ने देखा था यहाँ पर सबसे पश्चिम में मालवा का पठार है। अब इस मालवा के पठार से क्या हुआ? बहुत सारी नदियां निकली, बहुत सारी नदियां निकली और ये नदियां उत्तर पूर्व की ओर बहती। कहाँ से? इधर से चल के यहाँ पहुंच जाती है, इधर से चलकर यहाँ पहुंच जाती है, फिर यहाँ पहुंच जाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बड़ी नदी आती है जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी जो कि कहाँ पर बहती है? तो ये यूपी में बहती है। तो यहाँ पर ये जो मालवा के पठार से जितनी भी नदियां मिलती है ये कहाँ पर जाकर मिल जाती है? तो ये उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मालवा के पठार से जितनी भी नदियां है ये सारी नदियां उत्तर पूर्व की ओर बहती है और किस नदी में मिलती है? तो यमुना नदी में मिल जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मालवा के पठार की लोकेशन आपको याद होगी कि कहाँ है मालवा का पठार। जब भी दोस्तों अगर ये आज का जो मैप है अगर आपने याद कर लिया हो तो आगे जितने भी मैप आएंगे आपकी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आगे नदी वाला जब हम पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मालवा के पठार से कौन सी नदियां निकल रही है, बुंदेलखंड से कौन सी नदी निकल रही है, सतपुड़ा से कौन सी नदी निकल रही है। तो जब जाके आपकी सारी चीजें क्लियर होगी तो आपको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये करना है कि जो मध्य प्रदेश का मैप है, 1-2 मैप ब्लैंक मैप ले लो दुकान से, उन मैप में बार बार जिलों की लोकेशन को आप ड्रॉ करो कि कौन सा जिला कहाँ पर है। जब 2-3 मैप आप भर दोगे उस
उसके बाद में आपको पूरे जिले याद हो जाएंगे। जब जिले याद हो जाएंगे तो फिर आपको ये देखना है कि मालवा के पठार में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, मध्य भारत में कौन कौन से जिले आ रहे हैं। तो इन चीजों से आप जब तक रूबरू नहीं होंगे जिलों से या पठार से, तब तक आगे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जब तक आप मैप याद नहीं करोगे तब तक चीजें आपको याद नहीं रहेगी। एक बार मैप याद कर कर देखो, पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।